बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए मैं आज प्रथम कक्षा में उपस्थित हूँ। इस कक्षा से पहले हमने अणु परमाणु के बारे में अध्ययन कराया था। उसके अंतर्गत हमने परमाणु की परिभाषा और अणु की परिभाषा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एवं रासायनिक सूत्रों का निगमन इत्यादि इत्यादि के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया था। आज हम हमारे आसपास के पदार्थों के अंतर्गत हम कुछ शिक्षण बिंदुओं के द्वारा इस अध्याय का अध्ययन कराने जा रहे हैं। इस अध्याय के लिए हमने कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु बनाए हैं। उन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह प्रमुख शिक्षण बिंदु निम्नवत हैं। हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। हम जो देखते हैं जिन जिन चीज़ों को, उनके बारे में हमारा क्या मंतव्य है और हम उनको क्या कहते हैं, इसका हम अध्ययन कराएंगे। नंबर 2, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थों को हमने किन किन भागों में विभाजित किया है, उन भागों का हम अध्ययन कराएंगे। पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात अभिप्राय यह है, पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ में जो कण होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण विद्यमान होते हैं, उन गुणों का हम अध्ययन आपको कराएंगे इस अध्याय के अंतर्गत। आइए हम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का प्रथम शिक्षण बिंदु हमने लिया है। हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इस शिक्षण बिंदु को हमने लिया है और इसका आशय ये है कि हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उनके प्रति देखने के साथ साथ इससे क्या अभिप्राय है, अर्थात उन्हें क्या कहते हैं। तो आप प्रकृति में कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे बादल को देखते हैं, आप सूर्य को भी देखते हैं, और नदियाँ बहती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनको हम आसपास के क्षेत्र में देखते हैं। और वैसे विद्युत का बल्ब है, पेन है, कॉपी है, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं। और भी बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। क्या आप बताएंगे कि इनको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? अब आप देखें कि ये वस्तुएं और इन वस्तुओं में, दोनों वस्तुओं में कुछ आपको अंतर अनुभव लग रहा होगा। ये अंतर आप बता सकते हैं। ये जो चीज़ें, बादल है, सूर्य है और ये नदियां हैं, इसके साथ साथ वो जो घास उगती है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीज़ें कैसी कहलाती हैं? प्राकृतिक चीज़ें कहलाती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। और ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, बल्ब दिख रहा है, पेन दिख रहा है, कॉपी दिख रही है, कार दिख रही है, ये औजार दिख रहा है, ये चाकू टाइप दिख रहा है, ये क्या है? ये सब कैसी वस्तुएं हैं? ये मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। अर्थात वस्तुएं चाहे प्राकृतिक वस्तुएं हों, चाहे मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हों, दोनों में एक चीज कॉमन होती है। दोनों में जो कॉमन होती है वो होती है, उनमें भार होता है और वो स्थान घेरती हैं। चाहे प्राकृतिक वस्तुएं हों, चाहे कृत्रिम वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं क्या करती हैं? दोनों वस्तुओं में भार होता है और वो कैसी होती हैं? वो भार के साथ साथ
उनमें क्या होता है, स्थान भी घेरती हैं, अर्थात द्रव्यमान और भार, वो द्रव्यमान और आयतन दोनों वस्तुओं में उपस्थित होता है, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो। सजीव का अर्थ समझते होंगे आप, जो वस्तुएं जिनमें चलने का गुण होता है, कार्य करने का गुण होता है और जनन करने का गुण होता है, वो सब क्या कहलाती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें इस प्रकार के गुण नहीं होते हैं। अर्थात अब हम आते हैं, हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं। हम अपने चारों ओर देखिए क्या देखते हैं, यही सब चीज़ों को देखते हैं, अर्थात जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं वो सब कहलाती हैं पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अर्थात पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, देखिए हमने भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा, हमने देखिए एक शब्द बढ़ाया, ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। अर्थात अब आप बता सकते हैं हवा क्या है, हवा भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, उसमें ये सभी चीजें, उसमें द्रव्यमान भी होता है, भार भी होता है और जो स्थान भी घेरती हैं। अब कहोगे हवा कैसे स्थान घेरती है और कैसे उसमें भार होता है, तो उसको एक गुब्बारे में आप लीजिएगा और गुब्बारा एक बिना हवा भरे का लीजिएगा और एक में हवा भर लें, तो आप उसको तराजू से बैलेंस से तौलेंगे तो जिसमें हवा भरी हुई है उसका वजन ज़्यादा होगा और जिसमें हवा नहीं है उसका वजन कम होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हवा में भी भार होता है और फूल जाता है हवा भरने से, तो इसका कारण है वो स्थान भी लेता है। तो हवा भी क्या है, एक तरह का पदार्थ है। अब आप समझ गए होंगे कि पदार्थ कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम पदार्थ होते हैं। कृत्रिम पदार्थ का आशय ये है कि जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ क्या एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ एक या अनेक तत्वों से भी मिलकर बने रहती है। जैसे कोई चीज एक तत्व से मिलकर बनी, जैसे दो गिलास हमारे पास, गिलास नाम एक है, ये स्टील का बना हुआ है, ये गिलास क्या का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, और ये गिलास कांच का बना हुआ है। पदार्थ क्या होते हैं, दो या दो से अधिक चीजों से भी मिलकर बने होते हैं। इसका आशय ये है कि पदार्थ की परिभाषा इसके साथ साथ एक और हमें गुण बताती है कि वो पदार्थ क्या होते हैं, एक चीज कई चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे अब आप ये इसको देखें, ये आप लोग खेलते होंगे, ये क्या है, आपका खिलौना है, ये कैसे बना है, ये एक ही पदार्थ से बना हुआ है। कैसे बना है, एक ही प्लास्टिक का बना हुआ और एक ही पदार्थ से बना हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं, ये देखिएगा, ये आप लोग खेलते होंगे, ये भी एक पदार्थ है, क्यूब है ना, इसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ये भी एक पदार्थ है, इसको पजल्स टाइप बन खेलते हैं। ये भी आपका देखिए इस तरह से, ये क्या है, ये भी एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ये पदार्थ है कृत्रिम पदार्थ, यानी वो ये पदार्थ है मानव निर्मित पदार्थ। ये कुछ बच्चे आप जब छोटे होते हैं तब खिलौने ये खेलते हैं, तो ये कैसा पदार्थ है, ये भी पदार्थ कैसा है, कैसा पदार्थ है, मानव निर्मित द्वारा पदार्थ है और एक ही वस्तु से बना हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं हम अपने चारों ओर, अपने आसपास बहुत सी चीजों को देखते हैं और बहुत सी चीजें कैसी हैं, वो सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। लेकिन सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों में क्या होगा, उसमें भार भी होगा और वो स्थान भी घेरेंगी।
तो जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ये क्या है? ये भी एक पदार्थ है, इसमें भार भी होगा और जहाँ रखेंगे वो कुछ स्थान अवश्य घेरेगा। अब हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? क्या क्या देखते हैं? सूर्य देखते हैं, बादल देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, बल्ब देखते हैं, पेन देखते हैं, कॉपी देखते हैं, बाल्टी देखते हैं, ये इस तरह से देखते हैं, स्केल देखते हैं। और उनमें क्या होना है? क्या होता है? उनमें भार और आयतन अवश्य होता है। उनको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इस तरह से आप पदार्थ के बारे में समझ गए होंगे। हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलें। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? प्राचीन समय से ही हमारे पृथ्वी पर मनुष्य पदार्थ के बारे में अध्ययन करते रहे और उन्होंने पदार्थ के वर्गीकरण में हमारे दार्शनिकों ने, जो फिलोसफर थे, उनका मत था कि पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया। अर्थात दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 आकाश, नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 आकाश, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल, नंबर 5 हवा। हमारे दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, हवा 5 भागों में विभाजित किया गया है। किंतु कुछ यूनान अन्य देश के वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, जो वस्तु होती है उसका क्या लक्षण होता है? सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में, उसके समूह बना दिए गए, समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अलग अलग यह 2 प्रकार के होते हैं। जो वर्गीकरण किया पदार्थ का, उन्होंने 2 प्रकार से किया। भौतिक वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण किया उन्होंने भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ कैसा है, किस प्रकार का है। पदार्थ यदि ठोस है तो ये भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। द्रव पदार्थ है, द्रव भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। गैसीय पदार्थ है तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अर्थात वैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित मात्रा में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। ये रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में जब मिले होते हैं तो उसे कहते हैं यौगिक। यह रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अर्थात दार्शनिकों के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। आइए हम शिक्षण बिंदु 3 की ओर चलें। पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बने होते हैं? पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं? पदार्थ को मालूम है आप कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं।
अब हम करके देखेंगे कि वास्तव में ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे हमने इसमें एक जल लिया है गिलास में, ये पानी है, और हमने इसको यहाँ से पॉइंट लगा दिया है, ये बिंदु लगा दिए हैं इसको घेरे से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बना दिया है। इसमें ये जल है और इस जल में इसका स्तर इसलिए नोट किया है कि इस पर नोट रखेंगे कि यहाँ तक जल है। अब इस जल में हम ये नमक डालेंगे, इसमें ये नमक डालेंगे इसमें, देखिए नमक इसमें घुल जाता है, और घुल जाने पर ये देखेंगे, ये घुल जाने पर देखेंगे कि ये क्या जल का स्तर जो है ये बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह हमने लगाया था मार्कर से, ये जल का स्तर उतना ही है जितना पहले था। अर्थात नमक के डालने से, नमक क्या है, नमक भी एक प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ को इस जल में डालने से जल का स्तर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन जल का स्तर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल बदलाव नहीं आया, जल उतना ही है। अर्थात ये नमक फिर घुल गया, ये कहाँ चला गया, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इसका आशय ये है कि नमक पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, जल के अंदर नमक क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है, समावेशित हो जाता है। अर्थात जल के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यह नमक उन रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। अर्थात पदार्थ के कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए नमक जल के अंदर क्या हो गया, समावेशित हो गया, और जल का स्तर भी नहीं ऊपर की ओर बढ़ा। तो इससे ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे कोई पदार्थ है। ये नमक हमने लिया, ये नमक भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ को जब जल में डालते हैं तो जल में इसके छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं जल के अंतर्गत, है। तो इससे ये सिद्ध होता है पदार्थ के कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये हम अगले चौथे शिक्षण बिंदु की ओर चलें। पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर हम उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहला गुण है, उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ लें, उनमें क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है। क्यों हो जाता है, उनके बीच रिक्त स्थान होता है। अभी हम करके देखेंगे। दूसरा गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, जो निरंतर गति करते रहते हैं। अर्थात नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये पदार्थ के हमने 3 गुण बताए। इन्हीं गुणों के आधार पर हम पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच जब रिक्त स्थान होता है, उसका एक उदाहरण के तौर पे, जैसे आप चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, देखा होगा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है। और क्यों हो जाता है, उन पदार्थों के बीच, एक पदार्थ के बीच
दूसरा पदार्थ समावेशित इसलिए हो जाता है कि पदार्थ के बीच में खाली जगह होती है, वो उसमें समावेशित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक गिलास में ये देखें कि ये हमने जल लिया है, आप देखें जल का हमने मार्कर से निशान भी लगा दिया कि ये निशान है इसका, यहाँ तक जल लिया है, ये निशान लगा दें। और ये निशान लगाने के बाद हम इसमें क्या डाल दें, नींबू, जिसे आप शिकंजी कहते हैं, नींबू ये डाल दें, इसमें निचोड़ दें, इसमें नींबू हमने डाल दिया। ये देखिए बूंद गिर रही है, ये देखिए गिर रही है बूंद, इस तरह से नींबू डाल दिया, इसमें ऐसे डाल दिया। अब देखें कि क्या पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि पानी के अंदर रिक्त स्थान होता है, पानी के छोटे कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और जो नींबू हमने नींबू को इसमें डाला है, वो नींबू के कण, उस नींबू के कण को पानी ने क्या कर लिया, पानी के कणों ने, उनके रिक्त स्थान ने उसको क्या कर लिया, अपने अंदर बैठा लिया है, अर्थात उसको समावेशित कर लिया है। इसलिए क्योंकि पानी के अंदर, पानी भी एक पदार्थ है, एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को क्या कर लिया, समावेशित कर लिया। अर्थात क्यों कर लिया, इसलिए कर लिया कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिससे नींबू उसके का रस उसके अंदर समावेशित हो गया। अर्थात यहाँ सिद्ध हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरे बिंदु की ओर, पदार्थ के कणों के गुण। दूसरा बिंदु है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। इसको हम प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि पदार्थ के कण क्या वास्तव में निरंतर गति करते रहते हैं। तो हम इसके लिए हमने एक, जैसे धूप बत्ती होती है, धूप होती है, अगरबत्ती आप देखते हैं, धूप बत्ती देखते हैं, तो ये धूप है, इसमें अभी आप जाएं तो इसके पास से आपको महक लगेगी, पास जाएंगे तो सुगंध आएगी। और जैसे ही इसको आप जला देंगे, इसको क्या कर देंगे, जैसे ही आप इसको जलाएंगे वैसे ही इसमें क्या होगी, इसकी गंध पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अर्थात इस धूप के कण जो हैं क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान को वो सुगंध कणों के माध्यम से फैल जाएगी। अर्थात पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। इसको जलाने से आप ये प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रयोग हम करके देखेंगे। ये देखिए दो गिलास हैं, दोनों गिलासों में हमने पानी लिया है, शुद्ध जल लिया है, और जल में अभी ये जल शांत है और इसके कण बिल्कुल शांत गति में हैं। जैसे ही हम इसमें नीली स्याही को डालेंगे, तो नीली स्याही को जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो देखें आप, एकदम से पानी के अंदर इसके थोड़ा चला दें इसको, तो इसके कण तुरंत पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर तुरंत गति करने लगते हैं और पानी का ये कलर, ये रंग एकदम से बदल जाता है। पानी के कण जो स्याही के साथ अपने आप में क्या हो जाते हैं, समावेशित कर लेते हैं। इसलिए ये पानी का रंग कैसा हो गया, नीला पड़ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम शहद को लें और पानी में मिलाएं, ये शुद्ध जल है, इसमें हम शहद को लें तो पानी में यदि शहद को मिलाएं तो पानी में शहद, आप देखते हैं कि पानी में शहद धीरे धीरे घुलता है। अर्थात आप देखें कि नीचे की ओर बैठ जाता है और धीरे धीरे इसके कण पानी के अंदर मिलने की कोशिश करते हैं। अर्थात शहद के कण
भी जल के अंदर निरंतर गति करते रहते हैं और पानी में थोड़े समय के बाद मिल जाते हैं। अर्थात पदार्थ के कण निरंतर गति करने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी, ताप जितना अधिक होगा, पदार्थ के कण में उतनी ही गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगला पदार्थ के कणों का अगला तीसरा गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। इसको हम करके देखेंगे कि वास्तव में ये आकर्षित करते रहते हैं। हम देखिए, ये लेते हैं, ये इसको कहते हैं लोहे की कील या छड़, इसको कहें लोहे की कील है ये। इसको पीटे तो क्या होगी, ये पीटने से क्या होगी, धीरे 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 पतली होती जाएगी। और इसका पतला होना तो स्वाभाविक है, लेकिन ये इसके भाग होना बड़ा मुश्किल से होगी। और भाग हो भी जाएंगे तो भाग छोटे छोटे भाग होंगे। अर्थात जो पदार्थ है ये वो क्या करता रहता है, पदार्थ के कण जो है तोड़ने से टूटेंगे, वैसे ये ठोकने से क्या होंगे, ये प्लेट बढ़ती जाएगी, चौड़ी पड़ जाएगी, इसका आकार बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें, ये आपका रबर है, रबर को देखें तो इसको ठोकें, तोड़ने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि इसमें जो पदार्थ के कण हैं वो इतने अधिक आकर्षित होते हैं कि उनको तोड़ने से बहुत मुश्किल से ये पदार्थ के कण टूट पाएंगे। इस अर्थात कोई भी पदार्थ लें, उसको यदि हथौड़े से ठोकें तो बहुत ही मुश्किल से वो टूटेंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, एक छोटी सी थाली लें और उसमें पानी ले लें, और पानी लेकर और उंगली से उसमें इस तरह से उंगली फिराएं तो थोड़ी देर के बाद पानी के कण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। हमने देखो किया भी है, ये इसमें जल लिया है एक प्लेट में, ये प्लेट में जल लिया है, आपको दिख रहा होगा जल, और इसमें जल को हम उंगली के द्वारा इसमें एक लाइन खींचें तो लाइन तो खिंचती है, लेकिन पानी के कण उसमें तुरंत उसकी ओर आकर्षित एक तरफ से दूसरी तरफ तुरंत चले जाते हैं। अर्थात पानी के कणों में क्या होता है, आकर्षण शक्ति अधिक होती है, इसलिए पदार्थ कैसे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब आपने इसको देखा, इसको पीटा तो पदार्थ के कण कैसे हो गए, एक दूसरे के साथ आकर्षित हो गए। इसी प्रकार रबर को देखा, रबर को ठोकने से इसमें भी पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते रहते हैं। इसी तरह से ये पदार्थ का तीसरा गुण है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित सदैव करते रहते हैं। आइए गृह कार्य की ओर चलें। आज का अध्ययन जो किया है उसी के ऊपर ये गृह कार्य आपका है, और गृह कार्य को आप याद भी करेंगे क्योंकि इसको याद भी करना है। पहला प्रश्न हमने दिया है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा है, क्या पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा प्रश्न हमने दिया है, पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं, पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में आप यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। ठीक है, अगला जो होगा उसके लिए आज की क्लास का समापन है। अगला जो स्वाध्याय करके आएंगे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, गलनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातज की क्रिया क्या होती है, इन और अंकित प्रश्नों को भी हम कल देखेंगे। तो इन बिंदुओं का स्वाध्याय करके आएंगे। आशा करता हूँ आपने इस चैप्टर का प्रथम भाग अच्छी तरह से पढ़ा है और उसको याद भी करेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आशा करता हूँ आप इनको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। धन्यवाद।